बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल भारत के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इस साल अभी हमें एशिया कप खेलना है और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ चुकी है, जिसने तमाम भारतवासियों की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि 2013 के बाद से हम आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं। 2023 में घर में वर्ल्ड कप है, लेकिन अब चिंता इसलिए बढ़ चुकी है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से कोलैप्स होता है उसकी वजह से हम वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज़ भी हार गए। तो आज हम टीम इंडिया का बैटिंग रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, जिसमें जानेंगे कि आखिर ये साल टीम इंडिया के लिए बैटिंग में परेशानी वाला साल क्यों रहा और किस तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, और साथ ही तमाम उन बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस पर भी नज़र डालेंगे जो इस एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। तो एक एक करके जानते हैं कि आखिर 2023 में कब वो मौके आए जब हमारी टीम इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई। तो एक एक मैच आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं पहले मैच पर। इस साल का पहला मैच जब टीम इंडिया की बैटिंग हो गई कोलैप्स। हालांकि ये टीम इंडिया की बैटिंग के कोलैप्स वाला मैच है, तो इस हिसाब से हम बताएंगे आपको दूसरा T20 मैच। पहला T20 मैच टीम इंडिया के लिए ठीक था। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया 190 रनों पर 8 विकेट गंवा पाई 20 ओवर में, और श्रीलंका ने बनाए थे 206 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में, यानी कि श्रीलंका की टीम 16 रन से ये मैच जीत गई। यहां पर टीम इंडिया का इस साल हमें बैटिंग ऑर्डर में कोलैप्स देखने को मिलता है। सिचुएशन ये आती है कि एक समय पर टीम इंडिया 57 रन पर 5 विकेट खो देती है। उसके बाद जैसे तैसे हम पहुंचते हैं 190 तक, बड़ा अचीवमेंट है वहां से 57 पे 5 से कवर अप करना। लेकिन हाँ, हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स रहा था वहां पर, और श्रीलंका से हम ये मैच हार जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मैच पर नजर डालते हैं जब हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया था। इंडिया श्रीलंका सेकेंड ओडीआई मैच। श्रीलंका इस मुकाबले में 39.4 ओवर में 215 रन बनाता है। बड़ा कम टारगेट, हमें लगता है कि टीम इंडिया ये आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन श्रीलंका फंसा देता है हमारे टॉप ऑर्डर को। इंडिया 219 रन बनाकर मैच जीत लेता है, 4 विकेट से मैच जीतता है भारत। लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर यहां भी कोलैप्स होता है। इंडिया की सिचुएशन एक वक्त पर 86 पे 4 हो जाती है और वहां से भारतीय टीम मैच जीतती है, लेकिन हमारे बल्लेबाज केएल राहुल इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ये मैच जिता देते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में हमारा बैटिंग ऑर्डर फिर कोलैप्स होता है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें, न्यूजीलैंड 176 बनाता है 6 विकेट खोकर, और इंडिया 155 रन बनाता है 9 विकेट खोकर। 21 रन से न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है। इंडिया का टॉप ऑर्डर 15 रन पर 3 विकेट गंवा देता है, फिर से कोलैप्स, टॉप 3 हमारे आउट। और यही वो चीज़ है जिसके बाद हर इंडियन की टेंशन ये हो जाती है कि यार हमारा अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर से कोलैप्स कर गया तो क्या मिडिल ऑर्डर हमारा रन बनाएगा, क्या हमें एक बड़े लक्ष्य तक ले जाएगा। इस मुकाबले में रन बनाता है 15 पर 3 से, लेकिन जीतने वाले रन नहीं आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 188 बनाती है, इंडिया 191 बनाकर मैच जीत लेती है, टारगेट चेस कर लेती है, जीत जाती है 5 विकेट से। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हमें इंडियन टॉप ऑर्डर का कोलैप्स देखने को मिलता है। 39 पर 4 हो जाता है। एक सिचुएशन ऐसा आता है, वहां से केएल राहुल की फिर वो इनिंग जब वो मैच जिताते हैं। तो 2 मैच केएल राहुल हमें इस साल के शुरुआती महीनों में जिताते हैं, एक कोलकाता वनडे में और एक आपको याद होगा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें। तो ये 2 मैच जिता दिए। अब आगे बढ़ते हैं एक और मैच पर, यह है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे। पहले वनडे में हमारा कोलैप्स हुआ ही होता है, दूसरे वनडे में फिर कोलैप्स हो जाता है, और यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि 49 रन पर हम 5 विकेट गंवा देते हैं। और ये मैच तो भूल जाना बेहतर होगा क्योंकि इंडिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं चलता। 49 पर 5 से हमें कोई नहीं संभालता और हम 117 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 121 रन बनाकर जीत लेता है 10 विकेट से, और बड़ी तेजी से रन बनाता है। 10-15 ओवर खेलता है वो आई थिंक, और वहाँ से ये मैच निकाल कर ले जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम WTC फाइनल में। यहाँ पर टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी, लगा था कि इस बार तो टीम इंडिया WTC जीतेगी ही जीतेगी और चैंपियन बनकर लौटेगी, क्योंकि पहली बार फाइनल में जो हुआ कोई बात नहीं, इस बार हमारे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से मैच जीत जाता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है फर्स्ट इनिंग में, 71 पर 4 हो जाते हैं हम, और वहाँ से फिर हम जानते ही हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी हुई थी। रहाणे का थोड़ा परफॉर्मेंस था वहाँ पर, जडेजा ने कुछ रन बनाए थे वहाँ पर, लेकिन और इवन शार्दुल ठाकुर ने रन बनाए, लेकिन वहाँ से इंडियन टीम मैच जीतने वाली स्थिति में नहीं पहुँच पाती है और इंडियन टीम हार जाती है। इवन दूसरे अगर आप पारी की बात करें तो इंडिया का लोअर ऑर्डर इस बार टॉप से हमें शुरुआत मिल जाती है अच्छी। एक वक्त पर इंडिया 197 पे 4 विकेट पे रहता है स्कोर,
लेकिन 234 पर हम ऑल आउट हो जाते हैं। तो वहाँ से मैच जीतना तो छोड़िए, हम टारगेट के पास भी नहीं पहुँच पाते। 209 रन पे हमें हार मिलती है। ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से जीत जाता है। अब आते हैं हम यहाँ से वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ अगर आप जाएंगे तो वेस्ट इंडीज़ में हमने सोचा था कि इंडिया के बल्लेबाज खूब रन बनाएंगे, बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट ओडीआई में वेस्ट इंडीज़ की टीम 114 रन बनाती है पहले वनडे मैच में। लगता है कि इंडियन टीम तो ये बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। रोहित विराट बल्लेबाजी करने नहीं आते, ऊपर बल्लेबाजों को भेजा जाता है, शार्दुल ठाकुर तक ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि रोहित को आना ही पड़ता है और भारत 5 विकेट गंवा देता है 115 चेस करने में, और चेस कर लेता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर 97 पे 5 हो जाता है, यानी कि आधी टीम हमारे जो ऊपर के सभी बल्लेबाज हैं वो चले जाते हैं पवेलियन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा वनडे। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है ये मैच, क्योंकि इंडिया का जो बल्लेबाजी क्रम है वो 181 रन ही बना पाता है इस मुकाबले में, और वेस्ट इंडीज़ 182 रन बनाकर मैच जीत लेता है। 4 विकेट खोता है, 6 विकेट से मैच जीत लेता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर यहाँ कोलैप्स होता है 95 पे 2, यानी कि एक अच्छी स्टार्ट मिलती है। हमने देखा कि शुभमन गिल और ईशान किशन एक अच्छा स्टार्ट देते हैं और वहाँ से इंडिया 181 रन पर ऑल आउट हो जाता है। तकरीबन 90 रन का आई थिंक स्टैंड था, और वहाँ से हमारे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाते हैं। ओपनिंग से जो रन आते हैं वही एक अच्छे रन आते हैं, ईशान की 50 रहती है, तो ये एक और बैटिंग कोलैप्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पहले T20 मैच में। ओडीआई तक तो हो गया, अब T20 की भी सुन लीजिए। T20 में वेस्ट इंडीज़ 149 रन बनाता है 9 विकेट खोकर। इंडिया 145 रन बना पाता है। लगा कि ये टारगेट तो इंडिया आसानी से चेस कर लेगा, 150 रन ही तो बनाने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वेस्ट इंडीज़ 4 रन से ये मैच जीत जाता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है, ऊपर के बल्लेबाज आउट होते हैं और 77 पर 4 हो जाता है एक समय पर स्कोर। अब दूसरे T20 की बात करते हैं। यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है 2 विकेट से। यहाँ का भी टॉप ऑर्डर इंडिया का कोलैप्स करता है, 76 पर 4 हो जाता है। अब बात करते हैं आगे 5वें T20 मैच की। यहाँ पर भी टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है। एक वक्त पे लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में 180 रन तो बना ही लेगी, वहाँ पर हम देखते हैं इंडिया 165 ही बना पाता है और वेस्ट इंडीज़ बड़ी आसानी से ये टारगेट हासिल करता है। 2 विकेट खोता है, 171 रन बनाता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर एक वक्त पर 130 पे 5 रहता है, 161 रन पे 9 विकेट पहुँचता है, तो ये 9 विकेट गिर जाते हैं वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम इंडियन टीम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन के ऊपर कि इंडियन टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा है इस साल वनडे में, क्योंकि वनडे में नज़र रखनी है इन बल्लेबाजों के ऊपर, कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा था, और इस साल आगे इनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो एक एक करके जानते हैं हर खिलाड़ी के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे मैच है, रन्स है, एवरेज है, 50 और 100, किसने कैसे बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। विराट 10 मैच खेले हैं इस साल, 427 रन, 53.37 का एवरेज, 150 और 200। इस साल विराट कोहली के बल्ले से ये परफॉर्मेंस निकल कर आया है। अच्छा परफॉर्मेंस है, 53 का एवरेज है, ये अच्छा माना जाएगा। रोहित शर्मा 9 मैच, 383 रन, 47 का औसत, 250 और 100, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप गिल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 12 मैच खेले इस साल उन्होंने, 750 रन, 68.18 का औसत, 250 और 300, तो ये भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। ईशान किशन 7 मैच, 217 रन, 36.16 का उनका औसत है, 350। वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया और इस साल ईशान किशन को ज़्यादा वनडे मैच खेलने का मौके नहीं मिले। आपको याद होगा बांग्लादेश में जब उन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी थी, उसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला। शुभमन गिल आए जब इंडिया श्रीलंका और न्यूजीलैंड से अपने घर में खेला, और शुभमन गिल ने भी एक डबल सेंचुरी लगाई और कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन ईशान किशन का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। इवन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। जडेजा 6 मैच, 113 रन, 37.66 का औसत है, कोई 50 नहीं है, कोई 100 नहीं है उनका, क्योंकि 113 रन ही है। अब जडेजा उतना ज़्यादा खेले भी नहीं इस साल वनडे में। आगे और देख लेते हैं कौन कौन से बल्लेबाज और हैं। अब हम हार्दिक, राहुल, श्रेयस, सूर्या और संजू की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे हार्दिक ने 11 मैच खेले हैं इस साल, 280 रन बनाए हैं, 31.11 का औसत है, 250। ये चिंता का विषय है। हार्दिक की बल्लेबाजी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इस साल उनका एज अ बैट्समैन। राहुल 6 मैच, 226 रन, 56.50 की औसत, 2 यहाँ पे 50 है उनकी। हार्दिक ने खराब परफॉर्मेंस किया, जबकि दूसरी तरफ राहुल का परफॉर्मेंस हम एज अ बैट्समैन देखें ठीक ठाक रहा है। 2 मैच इन्होंने जिताए हैं, लेकिन वो जो टारगेट चेस किए, ठीक है कम टारगेट था, लेकिन इनसे रहता है कि जब कोई बड़ा टारगेट मिलेगा तो ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं 5वें नंबर पर जो बैटिंग करते हैं। हालांकि उसके बाद इंजर्ड भी हो गए और ज़्यादा मैच खेले भी नहीं। श्रेयस ने और भी कम मैच खेले, 3 मैच खेले, 94 रन ही बनाए हैं और 31.33 का औसत है, तो इन्होंने तो मैच ही नहीं खेले इस साल वनडे में ज़्यादा। सूर्या की बात करें, सूर्य कुमार यादव ने
10 मैच 127 रन, 14.11 की औसत, और कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं इस साल। तो बड़ा ही एवरेज गया है सूर्य कुमार यादव के लिए इस साल वनडे क्रिकेट में, बड़ा खराब कह सकते हैं, वनडे क्रिकेट में फ्लॉप रहे इस साल सूर्या। संजू 2 मैच 60 रन, 30 का एवरेज, 150, और वो आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन इनका जब इन्होंने तीसरे वनडे मैच में एक 50 लगाई। तो ये हमने बात कर ली हमारे जो टॉप ऑर्डर के या फिर हमारे बल्लेबाज हैं मेन, जिनमें से आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे या एशिया कप में आपको खेलते हुए टॉप 7 दिखाई देंगे, जिसमें अगर हम चुने तो हार्दिक खेलेंगे, राहुल श्रेयस की वापसी हो रही है, संजू सूर्या का भी पता नहीं कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनके ऊपर देखना होगा। बाकी कि पीछे आपको रोहित, विराट और गिल तो दिखाई देंगे ही, जडेजा भी दिखाई देंगे, ईशान भी टीम में हो सकते हैं। तो ये हमने आपको परफॉर्मेंस दिखाया बैटिंग का, इस साल में कैसा रहा हमारे बैटिंग ऑर्डर का परफॉर्मेंस हमारे बल्लेबाजों का। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है आज के दौर में वनडे क्रिकेट में कि जब कोई बल्लेबाज आता है तो वो किस तरीके से अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब वनडे क्रिकेट बदल रहा है। T20 क्रिकेट में जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है वैसी बल्लेबाजी वनडे क्रिकेट में भी आ रही है। कई बार आपको लगेगा कि 350 रन भी जो है वो सेफ नहीं है। तो हमारे जो बल्लेबाज हैं, कौन सा बल्लेबाज किस तरीके का प्रदर्शन किस जगह पर करता है वो दिखाएंगे। इसमें हमने ओवर ग्रुप रखे हैं, आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी कि हमारा कौन सा बल्लेबाज कब ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और इसमें यह बात भी सच है कि मैटर करता है कब बैटिंग करता है वो बल्लेबाज, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिनिशर का जो रोल निभाएगा भाई, वो डेथ ओवर में ज़्यादा रन बनाएगा तेज़ी से, और जो ओपनिंग करता है या टॉप 3 में है वो तो आपको पावर प्ले में ही रन बनाता है या मिडिल ओवर में रन बनाता दिखाई देगा। इस साल पावर प्ले में 31 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, स्ट्राइक रेट 70.45 करा है। अब ज़्यादा बल्लेबाजी आई नहीं इस साल विराट कोहली की पावर प्ले में, क्योंकि हमारे रोहित ने या फिर शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। मिडिल ओवर में विराट कोहली ने इस साल जमकर रन बनाए हैं, जितनी भी पारियां खेली उसमें 273 रन है, 103 की स्ट्राइक रेट है, अच्छे स्ट्राइक रेट है और तेजी से रन बनाए हैं। और डेथ ओवर्स में 123 रन बनाए, 208 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 208.47 का। यानी कि विराट कोहली ने इस साल वनडे क्रिकेट में कमाल की बल्लेबाजी की है। पावर प्ले में आए तो ठीक ठाक तरीके से पारी को आगे बढ़ाया, उसके बाद मिडिल ओवर में बॉल बाय बॉल रन बनाए उन्होंने और 103 का स्ट्राइक रेट है। और जब वो आखिरी के 10 ओवर में पहुंचे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इसमें अगर आप देखेंगे किस तरीके से ये बताए तो पावर प्ले है शुरुआती के 10 ओवर, डेथ ओवर से आखिर के 10 ओवर और मिडिल ओवर्स वो बीच के 30 ओवर। तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े आपको दिखाई देंगे। रोहित शर्मा की बात करते हैं। पावर प्ले में रोहित शर्मा ने 244 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 111.41 का, तेज शुरुआत दी है, रन भी बनाए हैं। मिडिल ओवर में 139 रन, 97.88 की स्ट्राइक रेट। तो इन्होंने इस साल बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है ओडीआई क्रिकेट में। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने पावर प्ले में 278 रन बनाए हैं, 95.53 के एवरेज, अच्छा प्रदर्शन। मिडिल ओवर में 398 रन, 110.24 का स्ट्राइक रेट, अच्छा प्रदर्शन। डेथ ओवर में उतनी ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं की, 74 रन बनाए, 205 के स्ट्राइक रेट से। यानी कि जब मौका मिला ही नहीं डेथ ओवर में बल्लेबाजी करने का, तेज तर्रार बैटिंग की। अब आगे बढ़ते हैं हम ईशान किशन के ऊपर आते हैं। ईशान किशन ने पावर प्ले में 83 रन बनाए, स्ट्राइक रेट इनका 87.36 का। मिडिल ओवर में 134 रन, स्ट्राइक रेट 107.20 का। ये भी अच्छा प्रदर्शन। अगर हम देखें जिस तरीके से इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला उस हिसाब से इनका बल्लेबाजी प्रदर्शन ठीक रहा है इस साल। अब आगे बढ़ते हैं हार्दिक के ऊपर। यहाँ पर थोड़ी चिंता है, लेकिन अगर आप इनके रन देखें 154 रन हैं इनके मिडिल ओवर में, इनके स्ट्राइक रेट है 72.98। मिडिल ओवर में थोड़ा हार्दिक का स्ट्राइक रेट टेंशन देता है, यहाँ पर आप थोड़ा और उम्मीद कर सकते हैं 90-100 के आसपास। खैर डेथ ओवर्स में 125 रन, 168 की स्ट्राइक रेट के साथ, 169 ही कह सकते हैं, 91 है लास्ट में, 168.91। तो हार्दिक से उम्मीद है एज अ बल्लेबाज और ज़्यादा इस साल। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम केएल राहुल के ओडीआई परफॉर्मेंस के ऊपर इस साल के। तो केएल राहुल ने इस साल ओडीआई में पावर प्ले में 23 रन बनाए, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग आई नहीं और उम्मीद करते हैं ना ही आई इनकी पावर प्ले में बैटिंग अगर मिडिल ओवर में खेलेंगे। मिडिल ओवर में 177 रन और डेथ में 26। मिडिल में ज़्यादा बल्लेबाजी की है केएल राहुल ने, आखिरी के 10 ओवर में उतना नहीं खेले हैं। तो मिडिल में इनका परफॉर्मेंस जो है वो 177 रन तो है, पर स्ट्राइक रेट 72.54 की है, वो बड़ी कम हो जाती है यहाँ पर। तो ये स्ट्राइक रेट थोड़ा सा टेंशन बढ़ाता है केएल राहुल का, लेकिन अब वापसी कर रहे हैं, देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते हैं। अब बात करते हैं श्रेयस के बारे में। ज़्यादा रन इन्होंने बनाए नहीं, पावर प्ले में 13 रन, मिडिल ओवर में 66, डेथ में 15, क्योंकि इतनी बैटिंग आई नहीं है। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं उस हिसाब से ठीक रहा है इनका परफॉर्मेंस, क्योंकि ज़्यादा मैच खेले ही नहीं है तो किसी चीज़ पे जज नहीं किया जा सकता। मिडिल ओवर में 60 रन है संजू के, 100 का स्ट्राइक रेट। आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़
के खिलाफ जब ये दोनों वनडे मैच खेले थे नंबर 4 पे आए थे, मिडिल ऑर्डर में आए थे। जब इन्होंने 51 रन बनाए थे वो नंबर 4 पर बनाए थे, तो ये 60 रन उनके हैं। अब हम सूर्या का देखते हैं, ये बड़ा औसत प्रदर्शन रहा है। पावर प्ले में 15 रन 68.18 का स्ट्राइक रेट, मिडिल ओवर में 75 रन 105.63 का स्ट्राइक रेट, डेथ ओवर्स में 37 रन 127.58 का स्ट्राइक रेट। तो सूर्या का प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा है इस साल वनडे में। देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें टीम में लिया जाता है या नहीं। जडेजा का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, इन्होंने भी ज़्यादा वनडे मैच नहीं खेले हैं इस साल, लेकिन बैटिंग वाइज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है जितना भी खेला है। 2 रन पावर प्ले में, यानी कि इनको भी एक बार पावर प्ले में बैटिंग करने आना पड़ा था। मिडिल ओवर में 93 रन 57 का स्ट्राइक रेट बड़ा कम है जडेजा का, और डेथ में 18 रन, वो भी 72 का स्ट्राइक रेट। तो ये हमने आपको पूरे बैटिंग ऑर्डर का हिसाब किताब दिखाया इस साल। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरे बैटिंग ऑर्डर का हमारा हिसाब किताब है, किस तरीके से किस बल्लेबाज का प्रदर्शन रहा, कैसे कैसे वो बल्लेबाजी करता है पूरे मैच में, किस तरीके से पावर प्ले में रन बनाए, मिडिल ओवर में, डेथ ओवर्स में, और कब कम हमारी टीम इंडिया की बैटिंग इस साल कोलैप्स हुई है। तो आपको क्या लगता है इस बार टीम इंडिया की बैटिंग एशिया कप में किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी? और ऑब्वियसली रोहित विराट तो होंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी इस साल एशिया कप में जमकर रन बना सकता है? और टीम इंडिया को बैटिंग में किस खिलाड़ी को रखना चाहिए? अगर आप अपने 1 से लेकर 7 नंबर के बल्लेबाज चुने तो वो कौन कौन से होंगे? आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा लीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और स्पोर्ट्स तक ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड करके रखिए। और आपको क्या लगता है इस एशिया कप में भारत का बैटिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।